वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले तो पीरियोडिक टेबल में देखना है हमें। ये क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये होती है। जो ये n-1 है, ये क्या रेफ़र कर रहा है? ये पेनल्टीमेट शेल को रेफ़र कर रहा है। पेनल्टीमेट शेल हमारी वो होती है, सपोज़ करो तुम्हारी जो वैलेंस शेल है वो n है, तो जो पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल अब आपकी n-1 होगी। मीन्स वैलेंस शेल से जस्ट एक पहले वाली वो पेनल्टीमेट शेल है। ये जो एलिमेंट्स है इन्हें हम पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के उससे डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो जैसे कि ये इतना जो है ग्रुप नंबर 3 से 11 तक, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो डी ऑर्बिटल्स है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या फिर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, नोटेबली जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनकी जो डी ब्लॉक, जो इनके डी ऑर्बिटल है वो पूरी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ये कम्प्लीटली फिल्ड है। देख रहे हैं ना हम कि यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होगी जिंक की, कैडमियम की 4d10 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 5s2 इस टाइप से होगी। अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं हमारे 58 से 71 तक, 90 से 103 तक। ठीक है, इससे लर्न करने की एक हम ट्रिक देख लेते हैं। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर तुम ये भी लो। थौर पापा यू नेपाल पुराने आम कम बिक रहे, कैफ़े ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। एक बार डी ब्लॉक का भी देख लेते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। नाउ अब हम डाउन द ग्रुप ऐसे याद करते हैं। पहले हमने ये चीज़ लिख ली, उसके बाद स्काइला एसी, स्काइला एसी। टीना ज़ोर ज़ोर से हाफ रही, वो नवाब था दबंग, क्राइम मोटी वाइफ, मांगे टीसी रे, फिर रूसा उसामा को रखा ईरान, नी पड़ेगा तो पिटेगा, क्यों आगे आऊँ ज़िंदगी कैडबरी हो गई है। आई होप ये तो हमने पहले भी 11th में पढ़ रखा है, जस्ट ऐसे ही रिवाइज करने के लिए। द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द 4f and 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो है जिसमें 4f and 5f के ऑर्बिटल्स धीरे धीरे करके हम फिल कर रहे हैं। दे आर सिचुएटेड इन द 2 सेपरेट रोज बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर ये बसी हुई है हमारी एफ ब्लॉक। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? द लेंथेनॉइड्स कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटियम। 14 एलिमेंट्स है इसमें, 58 से 71 तक याद रखना है हमें। फॉलोइंग लेंथेनम, ओके। 57 हमारा क्या होता है? एले, जिसका नाम क्या है? लेंथेनम। Lanthanum, along not a lanthanoid itself, shares similar characteristics and is often studied alongside this series. Lanthanoid, जो ये lanthanum है, ये खुद तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ हमें ये याद रखना है कि हमारे एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो 58 से 71 तक है। ठीक है, जो ये हमारा लेंथेनम है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, बट थोड़े से उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड उसे इस सीरीज़ के साथ ही पढ़ लिया जाता है ना। तभी हम देखते हैं थोड़ा सा इग्नोर्ड रहता है ये एल ए एंड ए सी यहाँ पर, बिकॉज हम इसे एफ ब्लॉक के साथ ही पढ़ रहे होते हैं, बट ये एक्चुअल में हमारा है क्या? ये डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। एक्टिनॉइड्स क्या है? द एक्टिनॉइड्स इंक्लूड 14 एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम फॉलोइंग एक्टिनियम। These elements make up the second
inner transition series and displays similar chemical properties. Actinium, like lanthanum for the lanthanoids, is studied with the actinoids due to its analogous properties. सेम इसका यही है, जैसे हम लेंथेनम को इन लेंथेनॉइड सीरीज़ के साथ ही पढ़ते थे क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी सिमिलर है इस सीरीज़ से, इसलिए हम इसे साथ में पढ़ते हैं. एंड एक्टिनॉइड के अंदर भी जो हमारा ये एक्टिनियम है उसकी एक्टिनॉइड्स के साथ एनालॉगस प्रॉपर्टीज़ मीन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए हम उसे साथ में पढ़ते हैं. कुछ अनोखी बात नहीं थी. 4 ट्रांजिशन सीरीज़, 4 ट्रांजिशन सीरीज़, 3D, 4D, 5D एंड 6D. यहाँ पर 3D चलेगी, यहाँ 4D, यहाँ 5D एंड यहाँ पर 6D. दिस सीरीज़ इंक्लूड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर. इस सीरीज़ में एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक होगा. मीन्स हमारी यही वाला, ये वाला ग्रुप, ये 3D वाला है, ये 4D, 5D एंड 6D. These elements have incomplete 3D ऑर्बिटल, ये हमें पता है इनकी incomplete 3D ऑर्बिटल है, एंड आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. एंड इन्हें हम क्यों जानते हैं? क्योंकि इनकी अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इंक्लूडिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी अलग अलग एबिलिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए. 4D सीरीज़ के अंदर ये हमारा 39 से 48 तक होता है. इनके हम एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं? अब जैसे 4D ट्रांजिशन सीरीज़ है, हमने ये 11th के अंदर पढ़ा हुआ है. ये क्या होते हैं? ये हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. इनमें इसका गैप होता है, मतलब इतना. जैसे 30 है तो 30 के बाद मैंने 18 ऐड कर दिया, तो उससे जो नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा ना उसमें 18 ऐड करके वो एटॉमिक नंबर आएगा. देन 18 के बाद मैंने 32 ऐड करा, देन एटॉमिक नंबर नेक्स्ट ये वाला होगा. मैंने दोबारा से इसमें 32 ऐड करा. इस तरह से इसमें हमारे एटॉमिक नंबर्स लिखे जाते हैं. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. 4D के अंदर हमारा ऐसे ही है. इसमें हमने 18 ऐड करा, 32 ऐड करा, सॉरी 18 ऐड करा, देन इसमें 32 ऐड करा. इस टाइप से 4D सीरीज़ में 39 से ये 48 तक होता है. दीज एलिमेंट्स फीचर इनकम्प्लीट 4D ऑर्बिटल्स. दिस सीरीज़ इज़ नोटेबल फॉर इट्स यूनिक केमिकल बिहेवियर्स एंड एप्लीकेशन इन वेरियस टेक्नोलॉजिकल फील्ड. टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इसका ज़्यादा काम होता है, ठीक है. And 5D series, this series consists of elements with atomic number 57, then 72 से 80 तक होता है. then 72 से 80 तक. These elements have incomplete 5D orbital and are recognized for their complex chemistry and significant roles. इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन दोनों में इसका यूज़ होता है. 6D ट्रांजिशन सीरीज़ होती है 89 से 89, जो हमारा एक्टिनियम है. 104 से 1112. These elements are characterized by their incomplete 6D orbital and are part of the 4th transition series, which features some of the heaviest and least stable elements. एक में ये भी याद करना है, 104 से 1118 जो एलिमेंट है ये हमारे जेई नीट दोनों में इस साल पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो परहैप्स बोर्ड्स वाले भी हमसे पूछ सकते हैं. सो 104, इसकी ट्रिक क्या है? रदरफोर्ड डूबे सी में बोर हसमत. रदरफोर्ड डूबे सी में बोर हसमत. डर से रोए कॉपर. रदरफोर्ड डूबे सी में बोर हसमत. डर से रोए कॉपर. देन उसके आगे इतनी तो हमारी ये डूबते हुए रदरफोर्ड की स्टोरी थी. देन यहाँ से 113 से 118 में एक नई स्टोरी बनती है. नीहो एक लड़की है एंड वो जा रही है, फ्लाई करके जा रही है, मीन्स फ्लाइट वगैरह से जा रही होगी. नीहो
फ्लू टू मॉस्को, लिव टेनिस ओजी। मतलब नीहो एक लड़की है जो कि फ्लू करके उड़कर मॉस्को में गई थी, मॉस्को में रहने के लिए गई थी, टू लिव टेनिस। टेनिस कोई भी एक गली का वहाँ पर नाम होगा, ठीक है। एंड नाउ शी इज़ द ओजी, 1118 इज़ द ओजी, ठीक है। एंड ये हमारे डायरेक्टली लिखने के लिए नहीं आएगा, ये मैचिंग में ही आया था, नीट में 2025 में ये आया था एंड जेई में भी आया था। तो यही है, इसमें दोबारा एक बार देख लेते हैं। रदरफोर्ड डूबे सी में बौर हंस मत, डर से रोए कॉपर इतना, देन नीहो फ्लू टू मॉस्को लिविंग इन टेनिस बिकॉज शी इज़ द ओजी। अब हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इनहेरेंटली मेटालिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पहले से ही मेटालिक होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं वो, क्यों? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन प्रॉपर्टीज सच एज हाई डेंसिटी, सिग्निफिकेंट एंथैल्पीज ऑफ atomization and elevated melting and boiling point. ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनहेरेंटली मेटालिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स कैरेक्टराइज करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसी वजह से ये हाई डेंसिटी इनमें होती है, एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन या फिर एटोमाइजेशन, एंड इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ती है, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। स्कैंडियम से क्रोमियम पर जाते जाते स्कैंडियम से क्रोमियम पर जाते जाते जो इनके एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाउएवर एलिमेंट्स इन Fe, cobalt and nickel have similar atomic sizes as the increased nuclear charge is offset by the increased shielding effect. Copper, zinc exhibit larger atomic sizes due to increased shielding and electron repulsion. कॉपर और जिंक कंपैरेटिवली ज़्यादा इनके एटॉमिक रेडियाई है, क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है एंड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। लिंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लिंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिफर्स टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम उससे रेफ़र करते हैं, हमारे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो होता है जैसे जैसे हम जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, हमारे प्रोग्रेसिवली एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ट्रांजिशन मेटल्स की डिक्रीज होती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज in atomic and ionic radii of transition metals as the atomic number increases, caused by filling of 4 orbitals before 5d orbitals। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4f orbitals पहले आ गई 5d ऑर्बिटल से। यहाँ देखो ना, ये क्या है? यहाँ पर हमारे जो एफ सीरीज़ है वो आ गई, एंड एफ सीरीज़ का हमें पता है कि उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, एफ सीरीज़ का सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ डी ब्लॉक से पहले ही आ गई एफ ब्लॉक। So lengthened contraction refers to the progressive decrease in atomic and ionic radii of transition metals as the atomic number increases, caused by the filling of 4f orbitals before 5d orbitals। क्यों होता है? क्योंकि हम 4f ऑर्बिटल्स को पहले भरते हैं 5d ऑर्बिटल से। दिस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द सेकेंड रॉ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीइंग सिमिलर टू दोज ऑफ द थर्ड रॉ एलिमेंट। जिसकी वजह से क्या होता है, अब इसके अंदर देखो पूरा जो ये वाली सीरीज़ है 4D सीरीज़, इसके अंदर पूरा डी सीरीज़ है, इसमें एफ सीरीज़ नहीं है, ठीक है। एफ सीरीज़ इसके अंदर है ही नहीं।
अब यहाँ पर क्या आ गया, एफ भी आ गया, ठीक है। एंड एफ की क्या है, सबसे ही घटिया इसकी वो शील्डिंग इफेक्ट है, सबसे बेकार इसका शील्डिंग इफेक्ट है, तो इसकी वजह से नहीं बराबर ही हो जाते हैं, ठीक है। वैसे इसके ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर एफ सीरीज़ आ गई ना, इस वजह से इसका काम ख़राब हो गया। एंड ये वाली जो ये और ये वाली जो सीरीज़ है ये बेसिकली सिमिलर ही हो जाती है, क्योंकि 5D से पहले क्या आ जाता है, 4F आ जाता है, इसे और ज़्यादा पुअर बनाने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स शो slight and irregular variations due to fluctuating atomic sizes. आयनाइजेशन एंथैल्पीज ट्रांजिशन मेटल्स की बहुत ही स्लाइट और इरेगुलर वेरिएशन दिखाती है उनके एटॉमिक साइजेस में, ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग एटॉमिक साइजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज एटॉम जो एटम्स का साइज़ है वो काफ़ी फ्लक्चुएट, बहुत ही इरेगुलर सा है। इसी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो इरेगुलर वेरिएशन दिखाती है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज़ हायर compared to the 3D and 4D series attributed to the lengthenoid contraction. 5D सीरीज़ की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी 3D और 4D से, रीज़न क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट because both N-1D and Ns electrons can participate in बॉन्ड फॉर्मेशन लीडिंग टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, क्योंकि N-1D और Ns इलेक्ट्रॉन्स कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर कलरफुल कंपाउंड्स। क्या कंट्रीब्यूट करता है, किस रीज़न से जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो कलरफुल होते हैं, इस वजह से। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर कलरफुल कंपाउंड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करती है स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हुए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी। इस तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमारी इंक्रीज कर रही होती है, एंड देन डिक्रीज एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंजेस, दे आर रेयरली डायमैग्नेटिक। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांजिशन मेटल्स आर इफेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। ट्रांजिशन मेटल्स इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल, मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन को बढ़ावा दे, फास्ट करने के लिए रिएक्शन। तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट काफ़ी अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी इनकम्प्लीट या फिर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है, तो लार्ज सरफेस एरिया है उनके पास, मतलब खाली पड़ी हुई है उनके पास बहुत सारी जगह। एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास N-1D और Ns इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। एंड देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एग्जाम्पल्स इंक्लूड आयरन, निकल, वेनेडियम, प्लैटिनम, मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। मतलब इन्हें एज अ कैटलिस्ट यूज़ करा जाता है, आयरन, निकल, वेनेडियम V2O3, प्लैटिनम, मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच एनेबल डी ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, डी ऑर्बिटल्स, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे डी ऑर्बिट
मतलब जो इनकम्प्लीटली फिल डी ऑर्बिटल है उसकी वजह से, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। These elements absorb specific wavelength of visible light and reflect complementary colors, resulting in their characteristic colors. ये कुछ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस बनते कैसे हैं? ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ suitable energy, small ionic sizes and high cationic charges। ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत जगह पड़ी हुई है बनाने के लिए, उनके पास डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं, सूटेबल एनर्जी, क्या उनमें एनर्जी भी है, मतलब तो वो क्यों नहीं बनाएंगे कॉम्प्लेक्सेस जब उनके पास सब कुछ सामान है? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, सूटेबल एनर्जी भी है, ठीक है। स्मॉल आयनिक साइज़ है, मतलब साइज़ भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा साइज़ होता तो और दिक्कत करता ये। हाई कैटाइनिक चार्जेस है। दिस प्रॉपर्टी इज क्रूशल इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं बाय अकोमोडेटिंग स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ देयर क्रिस्टल लेटिसेस। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स को हम ये कंपाउंड्स बना सकते हैं अगर हम उसके अंदर ये स्मॉल एटम्स डाल दें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ऐसे छोटे छोटे एटम को उसमें अकोमोडेट कर दें, उनके क्रिस्टल लेटिसेस में अकोमोडेट कर दें, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टेशियोमेट्रिक मीनिंग देयर कॉम्पोजिशन कैन वेरी। ये जो कंपाउंड्स है ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक है, मतलब इनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकता है, एंड दे टेंड टू बी हार्डर एंड लेस मिलिएबल एंड डक्टाइल। ये कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स नॉन स्टेशियोमेट्रिक है, मतलब इनके कॉम्पोजिशन वेरी करती है, सेम नहीं है, ठीक है। एंड दे टेंड टू बी हार्डर एंड लेस मिलिएबल, ये बहुत हार्ड होते हैं एंड मिलिएबल नहीं होते हैं। लेस मिलिएबल और डक्टाइल, मिलिएबल का मतलब इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आसानी से। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर दें, बट इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर नॉन स्टेशियोमेट्रिक, क्योंकि उनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर रहे हैं। एलॉय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल्स रेडिली फॉर्म एलॉयज ड्यू टू देयर सिमिलर आयनिक साइजेस विच अलाउ मेटल्स टू रिप्लेस ईच अदर इन द क्रिस्टल लेटिस। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय बनाते हैं क्योंकि उनका सिमिलर आयनिक साइज होता है विच अलाउ मेटल्स टू रिप्लेस ईच अदर इन द क्रिस्टल लेटिस। कॉमन एग्जाम्पल एलॉय का वो है ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टील। ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टील। प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट हम कैसे बनाते हैं? K2Cr2O7। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमेट और विथ सोडियम कार्बोक्सिनेट इन एक्सेस ऑफ एयर। क्रोमेट, जब हम क्रोमेट और सोडियम कार्बोनेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर मिलाएंगे, फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मिलाना, ठीक है। क्रोमेट और सोडियम कार्बोनेट को एयर की प्रेजेंस में मिलाएगी तो हमारा K2Cr2O7 बनेगा। जैसे कि हमने ले लिया ये FeCr2O4 एंड Na2CO3, FeCr2O4 एंड Na2CO3, साथ में हमने मिलाई ऑक्सीजन, क्या बन गया? Na2CrO4 एंड ये FeO3 बच गया, एंड देन अलग से हमारी CO2 निकल गई, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर लिया Na2CrO4, इसमें हमने H2SO4 मिलाया। अब H2SO4 मिलाया, ये क्या बन गया? Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। यहाँ H2O बचा एंड Na2SO4 बच गया। अब हमने Na2Cr2O7 को 2KCl के साथ रिएक्ट करवाया तो ये K2Cr2O7 प्लस 2NaCl, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट हम कैसे करते हैं?
हमें लेना है क्रोमेट का और FeCr2O3 FeCr2O4 सॉरी FeCr2O4, उसके साथ हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन करवानी है इन एक्सेस ऑफ एयर। एक बार इसे बिना देखे लिखते हैं। FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2 क्या बनाता है ये? Na2CrO4 प्लस ये CO2 बनाएगा एंड Fe2O3। नाउ ये जो Na2Cr2O4 है, अब हम इसके रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ। तो ये Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O बनेगा क्या? हाँ। देन Na2Cr2O7 को हम KCl के साथ डाल देंगे, तो ये K2Cr2O7 प्लस हमारा NaCl बच जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ pH ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। pH का क्या फ़र्क पड़ता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस पर? द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंडिंग अपॉन pH ऑफ द सॉल्यूशन। क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंडिंग अपॉन pH ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में एंड वो सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्रोमेट के अंदर और डाइक्रोमेट में दोनों में सेम होती है। इसमें एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख लेते हैं। हमें क्रोमियम की निकालनी है, इसे X ले लिया O4। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो -8 हो जाएगी, इज इक्वल टू जो भी इसके ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल हम रखते हैं। X इज इक्वल टू 6 आ गया एंड यहाँ पर भी हमारा यही आ रहा है 6। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन द सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड दोनों की सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब तुम्हारे सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करता है। क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदल सकता है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल सकता है, ठीक है। जस्ट डिपेंड अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे CrO4 2- है, इसमें H+ डाल दिया तो तुम्हारा ये बन गया। अब ये बना, इसके अंदर तुम OH- डाल दो तो तुम्हारा ये बन जाएगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट acts as a strong oxidizing agent in acidic medium। पोटाशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में। ये याद रखना है हमें। जो पोटाशियम है, पोटाशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में। पोटाशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 इसमें हमने H+ डाला एंड 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह Cr3+ ऑक्सीजन को निकाल देगा। ये रिड्यूस हो गया ना, एंड रिड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने करा है। प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 कैसे बनाएंगे? अब पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्यूजिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड। अभी हमने K2Cr2O7 वाला पढ़ा था, वो हमने किससे बना रहे थे हम? FeCr2O3 एंड हमने लिया था FeCr2O3 और वो, अरे क्या था वो, Na2CO3 नहीं, हाँ Na2CO3 तो था।
पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 is synthesized by fusing manganese dioxide with an alkali metal hydroxide. कोई भी तुमने मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कोई भी दूसरा मेटल एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड. एल्कली हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमारे एल्कली मेटल्स ये होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट. ठीक है, तो पोटाशियम पर मैग्नेट किन दो चीज़ों को मिलाकर बनेगा, MnO2 और एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट. ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में. दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस पोटाशियम मैंगनेट. इस प्रोसेस से तो हमारा क्या बनेगा, पोटाशियम मैंगनेट बनेगा, पर मैंगनेट नहीं बनेगा, पोटाशियम मैंगनेट बनेगा, K2MnO4 बनेगा. बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए KMnO4. वो कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो हम इसे देख लेते हैं, पोटाशियम मैंगनेट को देखते हैं. पोटाशियम मैंगनेट डार्क ग्रीन कलर का होता है. पोटाशियम मैंगनेट किस कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है. एंड इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशंस, न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में पोटाशियम मैंगनेट अंडरगोज विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. न्यूट्रल और एसिडिक रिएक्शन सॉल्यूशंस में पोटाशियम मैंगनेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करता है. या तो न्यूट्रल है या फिर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, तो जो ये K2MnO4 है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों करता है, अल्टीमेटली कन्वर्टिंग इनटू पोटाशियम पर मैंगनेट. दिस कन्वर्जन इज फैसिलिटेटेड बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज फॉर्म फ्रॉम +6 इन मैंगनेट टू +7 इन पर मैंगनेट, रिजल्टिंग इन द कैरेक्टरिस्टिक डीप पर्पल कलर ऑफ KMnO4. तो इसमें ना कुछ भी नहीं, इतने पार्ट में ना यही लिखा हुआ है कि आपको बनाना है पोटाशियम पर मैंगनेट. वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपको MnO2 चाहिए, उसके साथ कोई भी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया KOH, एंड किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में. अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप KNO3 ले सकते हो, KNO3. पोटाशियम नाइट्रेट ले सकते हो, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये जो बनाएगा इससे काम ख़त्म नहीं होता. आपने इतना कर लिया है, MnO2 ले लिया, KOH ले लिया एंड एयर ले ली, इससे काम नहीं चलेगा. ये आपको बना कर देगा सिर्फ और सिर्फ K2MnO4, पोटाशियम मैग्नेट बना कर देगा, जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है. अब आपको जो पोटाशियम पर मैंगनेट बनाने के लिए आप अगर इसे किसी भी न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में रख दोगे, इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन पोटाशियम मैंगनेट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. पोटाशियम मैंगनेट में अपने आप ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने लगेगा, जो कि अल्टीमेटली पोटाशियम मैंगनेट को पोटाशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में रखने से. ठीक है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो हमारा जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन है वो +6 से +7 में कन्वर्ट होती है, इतना फ़र्क है इसमें. एंड KMnO4 का जो कलर है वो डीप पर्पल कलर होता है, एंड जो K2MnO4 का कलर डीप डार्क ग्रीन कलर होता है उसका. MnO2, KOH और वाटर, K2MnO4 एंड साथ में पानी निकल गया. नाउ MnO4 2- 4H+ एंड MnO4 2-. क्या दिया इसने, MnO4- प्लस MnO2 एंड प्लस 2H2O. MnO2 4KOH, ये तीनों चीज़ें मिलाई K2MnO4 बना. 4H+ MnO4 2-, 4H+ एंड MnO4 2-, ये 2 MnO4- बनेगा, MnO2 + 2H2O. कमर्शियली हम इसे किस तरह से बनाते हैं, ये 3 तरीके बताए हैं हमने पोटाशियम पर मैंगनेट के. पहला हमने पढ़ लिया है, दूसरा कमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलीन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट 6. कमर्शियली हम इसे बनाते हैं बाय द एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन. एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन MnO2 का
एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन से फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज 6। MnO2 है, MnO2 को फ्यूज्ड विद KOH, फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और KNO3, इसे KO2 के साथ फ्यूज करा इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या फिर KNO3, तो ये हमारा क्या बना, MnO4 2-, ये एक मैंगनेट आयन बने। अब MnO4 2-, इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया एल्कलाइन मीडियम में, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन द एल्कलाइन मीडियम, तो ये हमारा MnO4- बच गया जो कि पर्पल कलर का है। Commercially, it is prepared by the alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by the electrolytic oxidation of manganate. मैंगनेट का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा एल्कलाइन मीडियम में। MnO2 fused with KOH, MnO2 fused with KOH in the presence of O2 और KNO3। MnO2 को हमने KOH in the presence of O2 या फिर KNO3 फ्यूज करा। MnO2 fused with KOH, MnO2 fused with KOH in the presence of O2 or KNO3, MnO2 fused with KOH in the presence of O2 और KNO3, MnO4 2- बना। याद रखना है MnO2 से क्या बन रहा है, MnO4 2-, देन MnO4 2- से क्या बन रहा है, MnO4-। MnO2 से MnO4 2- कैसे बना, जब हमने इसे फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और KNO3। अरे ये तो भाई वही है कि MnO2 KOH एंड O2, मतलब अरे जो हमने पहले पढ़ा था कि हम किस तरह से बना सकते हैं वो पोटाशियम मैग्नेट कैसे बनाते हैं, MnO2 KOH O2, ये तीनों चीज़ें डाल के ये बन गया। देन उसके बाद MnO4 2- से हम MnO4- बना सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। C है इन लैबोरेटरी Mn2+, salt can be oxidized by peroxo disulfate ion to permanganate ion। एसिडिक मीडियम में MnO4- + 8H+ एंड +5 इलेक्ट्रॉन, Mn2+ एंड 4H2O बना। पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन से परमैंगनेट आयन बना। Mn+2 salt can be oxidized by peroxo disulfate ion to this। MnO4- + 8H+ डाले, 5 इलेक्ट्रॉन डाला है, Mn2+ बना एंड देन 4H2O। इन न्यूट्रल और फेंटली बेसिक मीडियम MnO4- में 3 इलेक्ट्रॉन डाले +2H2O, क्या बना, MnO2 + 4OH-। MnO4 2- में 3 इलेक्ट्रॉन्स डाले +2H2O, MnO2 + 4OH-, MnO2 + 4OH-, MnO2 + 4OH-, MnO2 + 4OH-। सो इन न्यूट्रल और फेंटली बेसिक मीडियम, न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम में क्या होगा, MnO4- में 3 इलेक्ट्रॉन +2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, बेसिक मीडियम है ना, MnO2 + 4OH-। प्रॉपर्टीज ऑफ lanthanide, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अलॉन्ग विद +2 एंड +4। +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन है अलॉन्ग +2 एंड +4, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, दे आर नॉन रिएक्टिंग, दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। प्रोमीथियम को छोड़कर वो सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, प्रोमीथियम को छोड़कर सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड की लेस कॉम्प्लेक्स है एक्टिनॉइड से। एक्टिनॉइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है 4, 5, 6, 7। रेडियो एक्टिव होते हैं एक्टिनॉइड के एलिमेंट्स। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स
देन दोज ऑफ द लेंथेनॉइड, एंड ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. मिश मेटल क्या है? इट इज़ अ वेल नोन एलॉय विच कंसिस्ट ऑफ अ लेंथेनॉइड मेटल 95% and iron 5% and traces of sulfur, carbon, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. मिश मेटल एक वेल नोन एलॉय है जो कि लिंथेनॉइड के मेटल से 95% लिंथेनॉइड मेटल होता है, 5% हमारा 5% आयरन होता है एंड कुछ ट्रेसेस होते हैं सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम के. तो मिश मेटल क्या है? 95% इसके अंदर आपका क्या होगा? लिंथेनॉइड मेटल होगा एंड Fe होगा 5% एंड बाकी सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होगा. अ गुड डील ऑफ मिश मेटल is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint. A good deal of mish metal is used in magnesium based alloy. A good deal of mish metal A good deal of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint. मिश मेटल को यूज़ क्यों करा जाता है? इज़ यूज्ड इन Mg बेस्ड अलॉय, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, बुलेट्स, शेल, लाइटर फ्लिंट बनाने के लिए. ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये रही हमारी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो. Lengthenite contraction refers to the progressive decrease in atomic and ionic radii of the lengthenite series elements as the atomic number increases from lengthenum to lutetium. This contraction is due to the ineffective shielding of the increasing nuclear charge by the 4f electrons. ये contraction क्यों आ रहा है? क्योंकि ineffective shielding हो रही है, क्योंकि 4f electrons आ गए ना उसमें, जिनकी सबसे गंदी shielding होती है. Here is how the oxidation state of some lanthanides are distributed. इस तरह से कुछ लेंथेनाइड की वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. Ln, Pm, HO, Er एंड Lu इनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सीने पर नदिया कहाँ है? नदिया ये एक ऐसा एलिमेंट है, नदिया वाला जो ये एलिमेंट है, ये एक ऐसा एक लोता एलिमेंट है जिसकी +2 +3 +4 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों दिखाता है ये. सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया. मतलब दो तो छोड़ के क्या हो रहा है ये? SM, EU, TM एंड YB ये +2 एंड +3 शो करता है. मतलब ये देख लो कि सारी ये जो पूरी की पूरी लेंथेनॉइड है ये +3 तो शो कर ही रहा है. जो ये सीने पर तब दिल ये वाली जो है ये 4, ये +3 एंड +4, ये देखो सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो. ये तो बड़ा अजीब है, ये कैसे करेंगे? देखो देखो देखो, हमें क्या याद रखना है? नदिया वाला तो ये याद ही रहेगा, 2, 3, 4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड ये सबके अंदर +3 तो आना ही है. हमें 2 और 4 वाली की थोड़ी याद रखनी है. येस्ट जो ये येस्ट है इसमें +2 आ जाएगा और एंड +3. ठीक है, एंड ये DTC पे ऐसे याद रख लो, DTC पे
DTC P को पे, DTC पे, DTC पे ये +4 शो कर रहा है, DTC पे ये +4 शो कर रहा है। ये बड़ी ही नॉन लॉजिकल सी पता नहीं क्या ही ट्रिक है ये, क्योंकि अब याद तो करनी पड़ेगी। नदिया जो है ये +2 +3 एंड +4, एंड ये +2 वाली कौन सी बताई थी मैंने, यष्टि, यष्टि, ठीक है। एंड वो DTC पे +3 एंड +4, एंड बाकी सब पे तो +3 है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।